कर्ण कुंती का जब संवाद रागनी का होता है तो आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में उस रागनी को लोग सुनते हैं। 65 संगीत नाटक अकेडमी नेशनल अवार्ड देती है, उसमें 15 लोक कलाकारों को है, बाकी सारे क्लासिकल आर्टिस्ट को है जी। कितने देश में जनसंख्या क्लासिकल आर्टिस्ट को है? तो भागीदारी कम नहीं, भागीदारी संख्या कितनी है? लोक कलाकार हो सकता है 60 लाख हो जी। कला का विकास तो बाद में होता है। अरे एक स्पेस तो आप उसको दिए होते शहर में, एक ऐसा डीप है, वहाँ सोना चांदी सब कुछ है, 5 साल रहो, केस भी खत्म, अब मस्ती करो। एक ओड्रे नाम के आदमी के हम वो कब्र पे गए, वहाँ लिखा हुआ है कि अबाउट वो 900 लोगों को खा लिया उसने। गुरु का जो स्थान है, जो मैं मानता हूं, वो ईश्वर से भी ऊपर है। आज हमारे साथ इंडिया टॉक के इस मंच पर एक ऐसी विभूति यहाँ मौजूद है हमारे साथ, जिनका परिचय शब्दों का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक संक्षिप्त परिचय मैं हमारे इंडिया टॉक के दर्शकों को जरूर देना चाहूँगा। पूर्व सांस्कृतिक राजनयिक भारत सरकार से प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती सर मौजूद हैं, लेकिन वरिष्ठ इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं और नदी विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने 15 वर्षों की एक गहन शोध के बाद उनकी कई पुस्तकें जारी हुई है। वो हम इंडिया टॉक का जब ये संवाद शुरू करेंगे तो वो चर्चा में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भारत सरकार की ओर से अनेक सम्मान से नवाजे भी जा चुके हैं और लोक समाज में अपनी एक अनूठी पहचान लिए हम सब के बीच मौजूद हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती सर का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। सर, आपका स्वागत है। इंडिया टॉक एक ऐसा मंच है जो शैशव से वैभव की एक यात्रा पर है और कई आयाम धीरे धीरे स्थापित कर रहा है। उसी कड़ी में आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि सहारनपुर की धरा पर आप पधारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, संस्कृति के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत सारा शुभ आशीर्वाद और शुभकामनाएं। जैसे जितनी जानकारी मुझे है, आप फिजी कंट्री में आप बतौर सांस्कृतिक राजनयिक के तौर पे आपने अपनी सेवाएं वहाँ दी हैं। तो कैसा एक अनुभव आपके लिए रहा कि एक दूसरे देश में, एक मुल्क में आप जाते हैं और वहाँ जाकर एक संस्कृति के संरक्षण का दायित्व आपको दिया गया। आप वहाँ पहुँचे तो भाषा की विविधता भी आपको देखने को मिली होगी और उसी के साथ साथ जो वहाँ के लोग होंगे, अलग कल्चर था। क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने आई और क्या कुछ अनुभव रहा? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। ये बहुत ही आपने गंभीर भी है और लोगों के लिए एक अनुभव का भी सवाल है कि इस तरह की जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दरअसल फिजी दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में बसा हुआ एक छोटा सा द्वीपनुमा देश है। कहने के लिए तो 3 से अधिक द्वीप है वहाँ, और कुछ द्वीप जो है वो निर्जन है और कुछ द्वीपों पे जो है वो अच्छी जनसंख्या रहती है। जहाँ तक मेरा वहाँ जाने का प्रश्न है वो ये रहा कि मैं पिछले 30 वर्षों से लंबे समय तक भारत सरकार के जो नेशनल एकेडमी है संगीत नाटक अकादमी, वहाँ सांस्कृतिक प्रशासक के रूप में काम किया। फिर मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा गया और वहाँ प्रदर्शनकारी कला विभाग में मैं प्रोफेसर रहा, वहाँ मैं काम करता रहा। उसी क्रम में प्रतिनियुक्ति होता है, डेपुटेशन होता है, जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद होते हैं विदेश मंत्रालय के, उसके तहत भारत के कुछ अनुभवी संस्कृतिविदों को एक सांस्कृतिक राजनयिक के रूप में जो है उन जगहों पे भेजा जाता है। जो भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा है, वो और जिस देश में जाते हैं वहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा है, दोनों के साथ वो समन्वय स्थापित करे और इस सांस्कृतिक समन्वय से जो है भारत की के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साझा मंच तैयार करे, जो भारत के बारे में लोग, वहाँ के लोग जाने, अधिक से अधिक लोग भारत की जो परंपरा है उसका जाने, भारत की गौरवशाली इतिहास को जाने, संस्कृति को जाने, परंपरा को जाने। दरअसल जब ये मेरा चयन हुआ था तो मेरे सामने जापान और यूरोपीय कई देश थे जहाँ जाने का मुझे जो है ऑफर मिला, लेकिन मैंने फिजी को चुना। उसका सबसे बड़ा कारण है कि फिजी की जनसंख्या 10 लाख है आज। 10 लाख में मूल रूप से 5 लाख भारतीय मूल के लोग हैं। ये जो भारतीय मूल के लोग हैं, जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप बैठेंगे, सहारनपुर या ये जो पूरा अवध का इलाका है और भोजपुर का इलाका है, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहाँ से बड़ी संख्या में औपनिवेशिक काल में एक तरह से कहिए माइग्रेट करके गिरमिटिया मजदूर के रूप में वहाँ गए।
जी। तो वहाँ का जो मूल आदिवासी समाज है, जो उस समय कृषि पद्धति से अवगत नहीं था या मूल रूप से आदिम व्यवस्थाओं और परंपराओं के साथ वो रह रहा था, आदिम संस्कृतियों के साथ रह रहा था, कृषि का बहुत बड़ा ज्ञान नहीं था उनके पास। तो इस प्रदेश से भारत से जब गए तो उस निर्जन द्वीप को उन्होंने जो है पहले तो कृषि के दृष्टिकोण से उन्नत बनाया। आप देखेंगे कि इसी जगह से लोग क्यों गए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये इलाका है जहाँ हम सहारनपुर में बैठे हैं, अगर हम कृषि विज्ञान की भाषा में कहें तो एक हरित प्रदेश कहा जाता है, लेकिन समाज विज्ञान की भाषा में अगर हम कहें तो ये शुगर केन बेल्ट है जी। इस इलाके में शुगर केन की खेती होती है। तो मतलब है समाज को शुगर केन खेती करना और शुगर केन मतलब गन्ना उगाने के अलावा उससे गुड़, शक्कर या चीनी तैयार करने का एक सामाजिक ज्ञान भी यहाँ के लोगों को था। तो जब नए द्वीप को अंग्रेजों ने एक्सप्लोर किया, खोजा, तो उनको चीनी चाहिए था। और उसी समय ये कहा जाता है कि जो दक्षिण अफ्रीका है, पहले जो अंग्रेज थे वो दक्षिण अफ्रीका उसका उपनिवेश था और उनको फिलहाल आज़ादी मिली थी हाल में, तो उन्होंने अंग्रेजों के खेतों में मजदूरी करना या काम करना बंद कर दिया। तो उन्हें नई मजदूरों की तलाश थी। ऐसे में उन्होंने जो भारत नया उपनिवेश है वहाँ को लिया और इस प्रदेश को यहाँ इसलिए लिया कि यहाँ के लोगों को गन्ने की खेती आती थी। तो बहला करके, फुसला करके या कहिए जबरिया जी। लोगों को यहाँ से वो ले गए। यहाँ की आप देखते हैं अवध की बहुत रेलिया बैरन पिया को लिए जाए, ये जो इस तरह के गीत बने, इस तरह का जो साहित्य लोक स्मृति में बना, वह एक भावनात्मक क्षति का परिणाम है। इस अंचल के लोग उनको इमोशनल लॉस हुआ। तो जब मैं फिजी गया और वहाँ की संस्कृति को देखा तो एक तरफ तो वो 5 लाख भारतीय थे जो मूल रूप से भारत के रहने वाले थे, लेकिन 100-150 वर्षों से अपनी मातृभूमि से दूर हैं, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ रह रहे हैं। फिर उसमें मैंने कहा अवध के थे, भोजपुर के थे, कुछ लोग मद्रास से थे, कुछ लोग मुंबई प्रांत से गए थे, लेकिन वहाँ देखने में सबसे बेहतर लगा कि वो मूल रूप से भारतीय थे। वो भारतीय संस्कृति को वहाँ जी रहे थे। उन्होंने इवन जो दक्षिण भारत के लोग, तमिल भाषा भाषी लोग गए थे, कुछ लोग केरल के लोग गए थे और जो अवध के लोग गए थे और भोजपुरी जिसको हम फिजियन हिंदी या फिजी बात कहते हैं, तो उसने अवधी को विकसित करके एक नई हिंदी विकसित कर ली, एक नई भाषा विकसित कर ली है। तो दक्षिण भारत के लोग भी वहाँ अवधी ही बोलते हैं और भोजपुर के लोग भी अवध की ही भाषा में वहाँ बात करते हैं। एक कॉमन लैंग्वेज उन्होंने एक डेवलप कर लिया, वही एक बड़ी बात है कि आपस में बात करनी। जी। हम भारत में ये नहीं कर पा रहे हैं आज भी हिंदी का विरोध भारत के अन्य प्रदेश में हो रहा है। हिंदी के लिए भी भाषा की लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन वहाँ देखिए आप, मैं इस मामले में अवधवासियों को मतलब एक साधुवाद और यहाँ की जो परंपराएं हैं, क्यों नहीं होगा, जिस परंपरा में स्वामी तुलसीदास होते हैं, सूर कबीर तुलसी होते हैं, इतने बड़े लोग होते हैं, तो वह परंपरा तो है। अवध के पास एक अपना साहित्यिक परंपरा और सृजनात्मक परंपरा है, उसका एक अनुभव है। तो उन लोगों ने जो वहाँ की संपर्क भाषा है वो अवधी आधारित हिंदी, जिसको फिजी बात कहते हैं जी, है ना, उन्होंने वो विकसित कर ली। तो अब वो मूल रूप से अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ रह रहे हैं, मूल रूप से वो भारतीय वहाँ दिख रहे हैं। उन्होंने भारत का एकीक रूप वहाँ प्रस्तुत किया और साथ ही आप देखेंगे जो भारत में कई सारी विसंगतियां हैं, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, ये वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, जो भी लोग गए जहाज में भारत से वो जहाजी भाई कहलाए। अच्छा। जो भी गन्ने की खेत में काम करते थे वो गिरमिटिया कहलाए। हाँ, वहाँ वो जाति व्यवस्था में भी बटे हुए लोग नहीं है, इसलिए उसकी उन्नति देखिए। भारत को आज भी उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो मैंने फिजी को इसलिए लिया था कि मैं फिजी जाऊं और कम से कम उन भारतवंशियों के बीच रहूं और देखूं कि किस तरह से वो अपनी संस्कृति को जी रहे हैं और भारत के प्रति उसके मन में किस तरह का भाव आज भी बस रहा है। सैद्धांतिक रूप से, राजनीतिक रूप से वो फिजियन है, लेकिन भावनात्मक रूप से और सांस्कृतिक रूप से वो भारतीय आज भी है। तो हमारे सामने चुनौती थी कि खास करके 5 लाख में लगभग मैं कह सकता हूँ 1 लाख से अधिक लोगों से मैंने बात की और मिला जो भारतवंशी थे जी। उसके भीतर आकांक्षा थी कि वो हरिद्वार जाए, ऋषिकेश जाए। उसके जो पुरखे गए थे उनकी स्मृति में था, वो बताते थे कि हमारा आजा आए रहे भाई, फैजाबाद से आ रहे भाई, हाँ ये गांव रहा, वहाँ से हम आए, इस तरह से आए, वो इस तरह से बताते थे वहाँ लोग। तो पहले तो ये देखा कि उनके भीतर जो है कितनी सांस्कृतिक परंपराएं जो है वो जीवित है। उनका नृत्य हो, गीत हो, राग हो, रागनी हो, आल्हा गायन की परंपरा जो बुंदेलखंड की है वो मैंने फिजी में जो है वो देखा। तो एक तो ये था कि भारत आने के लिए जो अब युवा वर्ग है उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनको भारत की संस्कृति से अवगत कराना, भारत की जो
जो अब भी सांस्कृतिक धारणा है कि भारत सरकार का जो कहना है कि हम आपके साथ हैं, भावनात्मक रूप से हम आप साथ हैं, आप हमारे ही बिछड़े हुए भाई हैं या वंशज है। और सबसे बड़ी बात जो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फिजी है, नारू है, बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, भारतीयों की छवि वहाँ बहुत अच्छी है फिजी के कारण। उसने मेहनत करके उस निर्जन द्वीप में उसको खुशहाल बनाया। वहाँ एक कृषि प्रणाली और पद्धति उन्होंने विकसित की और कृषि के मामले में वहाँ आप देखेंगे कि फिजी आज बहुत समृद्ध प्रदेश है। इतना समय बीतने के बाद क्या आज भी वह परंपरा वहाँ उसी तरह मौजूद है, या जब आप गए तो वहाँ के जो लोग थे, क्या आपको ऐसा लगा कि इनको हमसे ज्यादा जानकारी है, या यहाँ के जो भारतीय लोग हैं जो अभी यहाँ हाल फिलहाल में रह रहे हैं, इनकी संस्कृति से ज्यादा समझ उन लोगों की अपनी संस्कृति के बारे में है? देखिए, फिजी के लिए अगर हम देखें तो अंतिम जो माइग्रेशन है सबसे लास्ट 1916 में होता है। 1920 के बाद आवागमन बंद कर दिया गांधी जी और दूसरे सारे भारतीय नेताओं के प्रयास से। जो ये गिरमिट यानी एग्रीमेंट से जो लेबरर्स जाते थे, जबरिया लेबर जो जाते थे, उस व्यवस्था को, अमानवीय व्यवस्था को उन्होंने समाप्त किया। हमें भी यही इच्छा थी कि अगर हम आज यहाँ का मतलब फरी और अहराव नाच देखें या आधा का मूल धूम देखें तो वो उसके पास सुरक्षित है। मतलब है कि अब तो यूट्यूबर बहुत सारी चीज है, अब तो भारत को वो उसमें भी देख रहा है। लेकिन भारतीय सिनेमा में उसको नहीं देख रहा था। एक तो फिल्म था माध्यम, तो भारतीय फिल्म था, वहाँ पहले से चल रहा था, सिनेमा हॉल बने हुए थे, भारतीय 5 लाख थे तो वहाँ लोग जाते थे, फिल्म रिलीज करते थे, हिंदी फिल्में भी लोग देखते थे। लेकिन हिंदी प्रदेश में, हिंदी में जो भारत का गाँव है वो फिल्मी गांव ही है, कल्पनाओं का गांव है। लेकिन उसकी जो मूल चीज है, आज अगर आप रागनी पे, आज आप बिरहा पे, आप कजरी पे, अगर आप चाहे वो फाग पे, चाहे होली पे, चाहे उपदेश को, कीर्तन का मूल रूप से अगर आप देखना चाहे, हमने खंजरी कीर्तन देखा जो क्षेत्र में है, उसको अगर आप देखना चाहे तो उसका मूल स्वरूप और मॉडल फिजी में सुरक्षित रखा है उन्होंने। कभी कभी कहिए समाजीकरण और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक पहचान को लेकर जीने वाले समाज से आप आगे उठ चुके हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये सांस्कृतिक परिवेश होगा। आपके यहाँ विमर्श है, आप सोचते हैं, आप राजनीति को सोचते हैं, अमेरिका की संसद में क्या डिसीजन लिया जाना है आपका गांव समाज वो सोच रहा है, भारतीय संसद क्या सोच रहा है आपका गांव समाज वो डिबेट कर रहा है एक्चुअली। लेकिन जब छोटा सांस्कृतिक समूह होगा तो उनको आइडेंटिटी थे। जो फिजी में लोग हैं वो मूल रूप से अपनी संस्कृति को बचा करके रखा हुआ है, भारतीय संस्कृति को, और कहिए कि भारत की गौरवशाली संस्कृति को। तो अगर भारतीय संस्कृति पर किसी को अध्ययन करना है, उसके मूल रूप को देखना है, तो फिजी में जाकर के आप देख सकते हैं। खास करके अवध अंचल के लोगों को आप देख सकते हैं। जैसे इस अंचल का थोड़ा सा भी अगर आपको फोकलोर का ज्ञान है, सामाजिक परंपराओं का ज्ञान है, एग्रीमेंट पेपर बना फिजी जाने के लिए शिप पे, तो उसमें ज़्यादातर लोग अपने घर से दुखी होकर चले गए थे और कटिया उसे फंसा लेता था, उसे फंसा करके ले जाता था। तो कई लोगों ने एड्रेसेस गलत लिख दिए, गांव का नाम सही नहीं दिया। कोई लोगों पे कोर्ट कचहरी में केस था और कटिया उन्हें बहला फुसला के वो बैठ जाते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रेलवे स्टेशन पे। कहा भाई क्या दिक्कत है, तो इतने साल का रहे यार, छोड़ो इसको, चलो एक ऐसा डीप है वहाँ सोना चांदी सब कुछ है, 5 साल रहो, केस भी खत्म, अब मस्ती करो। तो कई लोग इस तरह से चले गए। तो उन्होंने अपने गाँव घर का एड्रेस और नाम जो है वो छुपाया, जो सरकारी रिकॉर्ड है, कोई और डिस्ट्रिक्ट को दिया, जो जिले का नाम आया वो बता दिया। तो ज़्यादातर उस पेपर से तो आप नहीं पहुँच सकते। लेकिन जो उनकी सांस्कृतिक परंपरा है, जैसे वो गीत जब गा रहे थे, सॉन्ग्स को जब गाते थे, तो मेरा अगर भोजपुरी और अवधी के लोकगीतों का काम है, मैं समझ पाता हूँ, तो मैं समझ पा रहा था कि ये कहाँ के हैं, किस अंचल के ये रहे होंगे। ये बस्ती से गए हैं या ये सहारनपुर के रहने वाले हैं या ये मथुरा से गए होंगे। उनकी लैंग्वेज की एक्सेंट से समझ आता है। लैंग्वेज तो उन्होंने बदल लिया, लेकिन शब्द जैसे है, शब्दों में जैसे है कि वो बोलते कि अरे हमारा आजा आए रहे, तब आजा मतलब वो दादा आजा को अवध में बोलते हैं एक खास रीजन में। जब आप बस्ती से आगे जाएंगे तो दादा बोलते हैं, यहाँ बाबा बोलते हैं। तो हमने ये सुना कि जो बाबा बोल रहे हैं तो उसको ट्रेस किया कि ये किस अंचल से आया होगा। जो आजा और आजी बोलते हैं तो उसको देखा कि वो किस अंचल से आया होगा। और जो दादा बोलते हैं अपने ग्रैंडफादर को, वो कहाँ से आया होगा। ऐसे कई मतलब सांस्कृतिक संकेत थे जिससे आप उसको पहचान सकते थे कि वो मूल रूप से किस जगह से आए हैं। लेकिन उसके मन में भारत के प्रति बहुत श्रद्धा है। दूसरा कि जब हर एक देश के साथ एक देश का एक पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, सांस्कृतिक कनेक्शन भी होता है,
तो जब किन्हीं दो देशों के बीच में कोई लड़ाइयाँ चल रही होती हैं या वैचारिक मतभेद होते हैं, तो बहरहाल फिजी के साथ भी या कभी ऐसा कोई रहा हो, कोई ऐसा किस्सा जहां आप पूर्व राजनयिक होने के नाते आपको ये महसूस हुआ हो कि ये मेरे उद्देश्य की पूर्ति में कहीं बाधा बन रही है, कोई ऐसा एक रिलेशन, या आपको कभी डिप्लोमेट होना पड़ा उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उन कार्यक्रमों को बचाए रखने के लिए? ये कभी कभी नहीं, ये तो हमेशा आपको महसूस करना है। क्योंकि हम जिस तरह से गए थे, एक भावनात्मक मंच पे नहीं गए थे, हम एक पॉलिटिकल मंच पे गए थे। और जब राजनीति होती है तो कोई भी व्यक्ति अपनी तो राजनीति सिद्ध करेगा ही, ये तो तय है। जो सार्वजनिक मंच है, राजनीति का मंच है, वो दिक्कत तो है। भारतीय को वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। कहीं भी होता है दुनिया के किसी भी देश में, जब जनसंख्या माइग्रेट होके आती है, प्रवजित करके आती है, भले वो कितना ही योगदान क्यों नहीं दे दो, लेकिन जब वो वहाँ के मूलवासी जगते हैं तो उनके ये मन में एक भाव आता है, जैसे हम कहते हैं, अरे अंग्रेज तुम क्यों यहाँ आए, हमें अपनी हालत पे छोड़ देते, हम अच्छी स्थिति में चले गए होते, हम तुमसे इससे बेहतर हो जाते, तुम्हारे आने के कारण हमारी परंपराएं नष्ट हो गई। तो ये नहीं देखा जाता है आकलन कि उसका लाभ क्या हुआ। लोग रिएक्ट तो करते ही हैं क्योंकि आप उसकी जगह में गए। तो जब उसकी जगह में जाके, चाहे उनके लिए आप जितना भी काम किए हो, लेकिन उनके मन में तो एक भावना है ही कि उनके रिसोर्सेस को आपने हड़प लिया है, आप ले लिया है। आज जो सबसे बड़ा संकट है, फिजी जब भी अपने आप को प्रेजेंट करता है तो उसमें गिरमिटियों की संस्कृति नहीं दिखती है। जैसे कोई फिजी महोत्सव हो अमेरिका में या यूरोप में हो, तो वहाँ आपको लगेगा कि जो गिरमिटिया लोगों का नृत्य गाना है उसको वो नहीं दिखाते हैं। जो वहाँ का कवायती आदिवासी समूह है उनको ही पोर्ट्रे करते हैं कि फिजी उनकी ही है। मुझे जो व्यक्तिगत समस्या आती थी, मैं थोड़ा घुमक्कर स्वभाव का हूँ, कल्चर का हूँ, तो गांव-गांव घूमना अच्छा लगता था, लोगों के बीच जाना अच्छा लगता था। तो हमेशा एम्बेसडर को एक शिकायत मिलती थी कि भाई ये जो आपका डायरेक्टर कल्चर सेंटर का आया है, ये बिना इन्फॉर्मेशन का हमारे गांव में घूम रहा है। तो उनको लगता था कि आप उनको कहीं भड़का रहे हैं, उनको कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी एक पॉलिटिकल सेटअप है। तो वो दिक्कत आती थी, लेकिन हम उसको भी आत्मविश्वास में लेते, लेकिन कभी हम ऐसा नहीं करते। हम जानते थे कि समन्वय के रास्ते से ही फूल खिलेंगे, जो समन्वय का रास्ता है। मैंने एक बार वहाँ, आप देखेंगे फिजी के बारे का जो कुछ डार्क पक्ष है, ये जो कवैती है, जो वहाँ का आदिवासी है, वो मूल रूप से कैनिबलिज्म था, वो मानव भक्षण करते थे। अच्छा। तो वहाँ के जब आप म्यूजियम में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ ऐसे रखे हुए हैं कि इससे ब्रेन का मांस निकालते थे, इससे हड्डी को काटते थे। एक फादर गए थे चर्च का, उसे ही मार के खा गया, उसका स्केलेटन भी वहाँ रखा हुआ है। एक ओड्रे नाम के आदमी के हम वो कब्र पे गए, वहाँ लिखा हुआ है कि अबाउट वो 900 लोगों को खा लिया उसने। तो इनके जो गिरमिटिया गए तो उसमें से कितने लोगों को उन्होंने खा लिया होगा। इनके मेमोरी में एक चीज़ बात बनी, जब तक कानूनी रूप से उस पर प्रतिबंध नहीं लगा दिया कि आप मनुष्य को नहीं खा सकते हैं, उसका मांस खाना जो है वो अपराध माना जाता है, तो उसे भी अब 100 वर्ष हो गया, वो मान लीजिए रुक गया। लेकिन एक घटना घटी है कि सीरिया नाम का जहाज जो है 1906 और 7 ईस्वी के आसपास पहली बार एक घटना घटी, जो एक फिजी आइलैंड के पास ही जो उनका सूबा कैपिटल है, उसके बगल में ही एक नसोरी जगह है, लगभग समुद्र तल से 500 मीटर की दूरी पर वो जहाज डूब गया। अच्छा। और उसमें 500 भारतीय थे। तो ये जो मूल रूप से वहाँ के कवैती आदिवासी थे, उनका गांव है, वो गांव के सारे लोग समुद्र में कूद गए। उनको पानी का वजाहट कहा जाता है, कीड़ा कहा जाता है, पानी से घबराता नहीं। समुद्र ये समझ लीजिए कि कवैती जहाँ भी होगा वो आदिवासी गांव समुद्र के किनारे होगा, और समुद्र के किनारे में भी होगा तो उनके बच्चे 8 घंटे तो पानी में ही रहता है, उसी से खेलता है, उसी से नहाता है, वो कुछ भी सारी एक्टिविटीज उनका पानी के अंदर होता है, फिशिंग करता है या जो भी करता है। तो उन्होंने उसको तैर करके बचाया, बहुत लोगों को बचाया, और जो लाशें मिली उसका उन्होंने क्रीमेशन किया। तो उनका क्रीमेशन जो किया, तो अब तो हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार जो है ज़्यादातर लोग थे या मुसलमान थे, तो उन्होंने एक कॉमन फॉर्मेट लिया कि उनको समुद्र के किनारे गड्ढा खोद खोद के उसको दफना दिया और उस पर एक बड़ा बड़ा पत्थर स्मृति के रूप में रख दिया। तो जब मैं था तो मुझे लगा कि एक बार हम चलते हैं वहाँ, और जो आसपास के गांव के लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। हाँ, बात करते हैं कि जब हमारे लोग डूब रहे थे तो आपने उनको सहयोग किया था, मतलब आप बहुत अच्छे हैं,
तो मतलब इस तरह के तत्व तो मुझे बहुत कम मिले, लेकिन मैंने जब निकाला तो मैंने उस इवेंट का नाम ही दिया था कि तैरने वाला समाज कभी डूबता नहीं है। डूबता नहीं। आपको तो तैरने का अभ्यास है, आप तो तैरते रहे हो, तो वैचारिकी में भी आप कभी डूबोगे नहीं। आप हमेशा जो है उस समाज की मदद के लिए जो है आप आगे आओगे। एनसीईआरटी ने अभी हाल ही में नृत्य, संगीत या आदि कला रूपों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो इससे जो कलाकार हैं, क्या इनके क्या वास्तविक जो स्वरूप है कला का वो बना रहेगा, और इससे कलाकारों को या जो आम जन है उसको क्या लाभ मिलेगा? हम भारतीय का अगर देखें तो बहुत संक्षिप्त में ये देखें कि जो हमारा प्राचीन भारत था, वो राजाओं ने, राज दरबारों ने कलाकारों को संरक्षण दिया। कला प्रेमी थे, उनका हृदय और मन कला पे आ गया तो एक जमींदारी का एक टुकड़ा दे दिया और उसके कर से ही वो अपना भरण पोषण करते थे। ये काम कमोबेश मध्यकाल में भी, मुगलों और सुल्तनत काल में भी ये लगभग जारी रहा। कलाकारों को राजकीय संरक्षण मिलता रहा। देश की आज़ादी के बाद हम एक संवैधानिक व्यवस्था में आ गए। संवैधानिक व्यवस्था में नीतिगत तो बात की जा सकती है, दिल आने वाली बात नहीं है कि कुछ आपको बहुत अच्छा लग गया तो किसी कलाकार पर या कला रूपों पे आपका दिल आ गया तो चलो भाई सहारनपुर की जमींदारी आपको दे दिया, यहाँ की टैक्सेशन से आप भरण पोषण करें, क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्था में हम जीते हैं। तो ऐसी स्थिति में कला रूपों को अलग अलग समय में एक साथ जोड़ के नहीं देना चाहिए। आज सबके लिए जरूरी है काम करना, सबको रोजगार चाहिए। कलाकार भी बैठे नहीं खाएंगे, उसको भी रोटी चाहिए। तो इसीलिए हमें लग रहा है जो सही कलाकार है, चाहे वो मास्टर बने या प्रोफेसर बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो उसकी जीविका है। कला कर्म अगर सृजन की प्रवृत्ति उसके भीतर है तो सृजन तो वो करता रहेगा। और इससे बचना कि नहीं हम कलाकार हैं, हम तो काम कर ही नहीं सकते हैं, यह भी गलत है। और यह भी गलत है कि जब हम काम कर रहे हैं तो हम कला साधना नहीं कर सकते हैं। मतलब है कि समय के अनुकूल तो इस चीज़ को आपको लेना ही होगा। और कला की उपेक्षा क्यों, जो सबसे बड़ी बात है आज, क्योंकि जो कला साधक रहे भारत में मासेज, वो समाज का एक बड़ा उपेक्षित वर्ग रहा। अब गुलाबबाई, पद्मश्री, नौटंकी की बेड़नियाँ, सामाजिक रूप से ही वो अनागरिक रही, सामाजिक मान्यता ही कभी नहीं दी वो। दूसरी तरफ कथक जैसी कलाएं, आप देखिए कभी कथक को, उनके कौ को हिला के देखिए आप, पता चला आपके तीनों लोग खराब हो जाएंगे, आपकी हिम्मत नहीं है। और नौटंकी के नाम पर देखिए ट्यूब पर जा करके सोशल मीडिया पर जितने भी इस तरह के मतलब अश्लील वीडियोस हैं वो डाल दिया है। तो उन लोगों की कला जिनको सामाजिक मान्यता ही अभी तक नहीं मिली, सामाजिक उपेक्षा के शिकार जो रहे हैं, तो इसीलिए कला के प्रति समाज में, खास करके सामंती समाज में, एक हीन भावना और हीन बोध डाला गया। तो आज एक चुनौती है और हमें नहीं लगता है कि कला साधना और सृजन में इससे कोई अंतर आएगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि कला संरक्षण की आपने अभी बात की, तो यदि कला और कलाकार उन दोनों को यदि संरक्षण ना मिल पाया, या किसी राजनीतिक कारण से मान लीजिए या सामाजिक कारण से मान लीजिए, तो फिर तो जो संस्कृति है वो केवल किताबों तक सीमित रह जाएगी। संस्कृति जो होती है इसकी दो धाराएं, एक जो संरक्षित और दरबारी संस्कृति है, आज भी कह लीजिए राजा के अनुकूल जो संस्कृति विकसित हो रही है, वो राजा के भावनाओं को संपोषित करेगी, सरकार के एजेंडे को चलाएगी। देश के कई ख्याति लब्ध कलाकार हैं, आप देखिए, आप देखेंगे कि सरकार के तमाम मंचों पर वो खड़े होते हैं। अरे यहाँ तो फतेहपुर सिकरी के वो सलीम चिश्ती थे, उन अकबर ने बुलाया तो कहा कि संतन को कहा सिकरी सो काम। भैया मैं संत हूँ, मुझे फतेहपुर सिकरी से क्या लेना है, मैं वहां जाके क्या करूं, मैं तो साधक हूं, मैं सबके लिए हूं, मैं राजा के लिए क्यों जाऊं। लेकिन आप देखेंगे कि जो एक खास वर्ग है कलाकारों का, जिनको राजकीय संरक्षण है, तो राजा की भावनाओं के अनुरूप उनको काम करना होगा। और एक जो मूल रूप से साधक कलाकार ही कह लीजिए उनको, जिन्हें राजा का आश्रय नहीं भी मिला, ये बहुत अच्छी बात भी है। तो उसमें केवल राजा नहीं, जिस समुदाय और समाज के लिए काम कर रहा है उनकी भावनाएं आप वहां देख सकते हैं। जो आम जन है उसकी भावनाएं वहां देखेंगे। अब मान लीजिए कि अब पीरू की रागनी है और वो महाभारत में कर्ण और कुंती संवाद गा रहा है, भाई भाई की बात है। अब हर एक घर में माँ है, दो बेटा है, एक माँ तो भारतीय समाज है, इस बेटे के पक्ष में है, उस बेटे को ज़्यादा मानती है, एक बेटे की उपेक्षा करती है। तो वो पुरानी चीज़ नहीं है, उस समाज की बात है।
तो कर्ण कुंती का जब संवाद रागनी का होता है तो आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में उस रागनी को लोग सुनते हैं, क्योंकि वो आपके परिवार की बात है, परिवार की बात। उसमें कोई सरकारी एजेंडा चलाने की बात कोई शाही संरक्षण नहीं है, नहीं है। तो इसीलिए समाज के अनुकूल है। जी जी। तो इसीलिए यह जो धारा कला की है वो तो ऐसे भी चलेगी, तो और चली रही सरकार है। वहां उस ओर क्यों नहीं सोच रही, उस आम जन की ओर, उसकी साधना की ओर क्यों नहीं सोच रही? इसलिए नहीं सोच रही है कि उनका उपयोग उसको समझ में नहीं आ रहा है। कला संरक्षण का मतलब मोटा मोटी सरकार यही समझती है कि जो उनका अपना एजेंडा है, जो उनका अपना काम है, उसके अनुसार अगर कलाकार काम कर रहा है तो वो श्रेष्ठ कलाएं हैं, वो सब कुछ है। लगभग हमारे देश में नहीं, ओवरऑल जहां भी राजनीतिक सिस्टम है वहां ये स्थिति है। मैं ये कह रहा हूं कि लोक कलाएं उपयोगितावादी है। अगर उसकी सामाजिक उपयोगिता खत्म हो जाएगी तो उसे मर जाने दीजिए ना, क्यों ढोल पीट रहे हैं। व्यक्ति कोई कला को नहीं बचा पाएगा, कला सामाजिक है। बचाएगा कौन? समाज। बहुत सारी कलाएं आज 1000 वर्ष बाद नहीं है तो नहीं है, समाज को नहीं चाहिए। तो अगर समाज को चाहिए तो उस कला को आप नहीं मिटा सकते हैं। एक प्रश्न मेरे मन में और है कि यदि आपको कोई एक ऐसा एक मौका दिया जाए कि आप भारतीय जो कला परंपरा या फिर जो एक सिस्टम जो फिलहाल चल रहा है बदलाव लाना चाहते हैं हमारे समाज के बीच में, तो वो क्या बदलाव होगा? देखिए, आपने कहा अवसर, ठीक है, पुनः अवसर मिले, आपके मुंह में घी शक्कर। हमें कई बार अवसर मिले और हमने वो परिवर्तन किया भी जी। तो जो कोई भी लाभ या सरकार की तरफ हो या समाज की तरफ हो, वो निष्पक्ष भाव तक से सीधे कलाकारों को पहुंचना चाहिए, सीधे कलाकारों को मिलना चाहिए। मसलन एक ढोलक को दिखाने के लिए एक प्रदर्शनी लगती है और एक ढोलक एक कलाकार बनाया है, ये पखावज बनाया है, और उसे हम एग्जीबिट करते हैं, तो उस ढोलक का मूल्य तो 1500 रुपये है, लेकिन उस एग्जीबिट करने वाले आदमी को, बीच वाले बिचौलिए और मैनेजर को हम 3000 रुपये दे देते हैं। कला में एक तो हमें ये बर्दाश्त नहीं है। जितने सहज एम्बियंस में आप उसे प्रदर्शित करेंगे उतना खर्च कम होगा। अगर उतना कम होगा तो वो सारा हम कलाकारों को ही दे देंगे। जैसे मान लीजिए, पहले जब मैं इजिप्ट में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का कोरियोग्राफर था, 2015 में किया, और 40 लाख रुपया कोरियोग्राफर मांग रहा था उस समय। कोरियोग्राफी अंत में मैंने ही की, सारे निर्देशकों की सहमति से, और ये हुआ कि एक बड़ा सा मंच बनेगा। तो मंच बनाने के लिए भी 50 लाख का ठेके आया कि हम 50 लाख में मंच बनाए। जी नहीं, हमने एक डिज़ाइन लिया और पूरे देश के कलाकारों को बुलाया, अलग अलग क्षेत्र के जो ट्रेडिशनल पेंटर्स है उसको बुलाया, क्राफ्टमैन को बुलाया, और सबको पैसा देकर के उस मंच का निर्माण हमने किया। तो वह 50 लाख में 10 लाख में हुआ, और वह भी 10 लाख सीधे कलाकारों तक पहुंचा। जो भी पैसा, तो उससे क्या हुआ, जो बाकी 40 लाख रुपये हमारे पास बचे, तो हमने एक गांव संस्कृति, भारत में कुल 6 लाख रेवेन्यू गांव है, तो हमने गांव संस्कृति यात्रा शुरू की थी। गांव संस्कृति यात्रा शुरू की थी तो उसमें था, मुझे खुद था कि मैं अगर अपने गांव में यक्षगान देख लिया होता, कुडियाट्टम देख लिया होता बचपन के दिनों में, तो मैं बहुत कुछ भारत को जान रहा होता। तो मैं कलाकारों का दल सीधे गांव में भेजता था, वो ग्राम पंचायत में जाता था, वहाँ इकट्ठा होता था, गाँव के लोग आते थे, वहाँ ना साउंड था ना लाइट था जी। छोटे छोटे बच्चे आकर के घेर लेते थे, 1 घंटे की कार्यक्रम की प्रस्तुति वहाँ वो कर देते थे। तो ये जो खर्च आता था साउंड, लाइट और दूसरे एम्बियंस का, इसके बदले उसको 10 प्रोग्राम देते थे, तो कलाकारों को 10 दिन का काम मिल जाता था। पैसा उतना ही था हमारे पास। होता ये कि 5000 उसको परफॉर्मेंस भी होता, अब 20,000 30,000 रुपये कैटरिंग वाले, इवन कलाकार 500 आए, हमने कहा सबको खाने का पैसा आपका इतना बनता है, 400 रुपये प्रतिदिन। ग्रुप लीडर को नहीं देते थे, डायरेक्ट कलाकारों को बोलते थे, ऑफिसर्स को 3 दिन रहेगा, 1200 रुपये इसके हाथ में दे दो। दूसरी बात है कि भारत में जो आपने कहा कि जो कल्चरल मैपिंग अभी भारत सरकार कर भी रही है, कलाओं का प्रलेखन, कला को बचा तो नहीं पाएंगे, लेकिन कला परंपरा जो थी उसकी चर्चा तो हो जाए। मसलन अभी रागनी गाने वाले को भारत सरकार का स्कॉलरशिप फेलोशिप नहीं है। तो क्या रागनी गाने वालों की कितनी जनसंख्या है, सुनने वाले का कितना बड़ा समाज है? 3 से 4 करोड़। राजस्थान का आधा भाग, हरियाणा और पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, लेकिन आप इसमें स्कॉलरशिप फेलोशिप नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से जो कलारूप, भारत में इतने सारे कलारूप हैं, उन सारे कला रूपों का प्रलेखन हो जाना, फिल्मिंग हो जाना, आर्काइविंग हो जाना, उसका संग्रहालय बन जाना बहुत जरूरी है। 65 संगीत नाटक अकेडमी नेशनल अवार्ड देती है, उसमें 15 लोक कलाकारों को है
बाकी सारे क्लासिकल आर्टिस्ट को है। जी। कितने देश में जनसंख्या क्लासिकल आर्टिस्ट को है? तो भागीदारी कम नहीं, भागीदारी संख्या कितनी है? लोक कलाकार हो सकता है 60 लाख हो जी, और शास्त्र क्लासिकल आर्ट से फॉर्म जुड़े हुए लोग 1 लाख हो। 1 लाख। तो किसने आपके दिमाग में ये बात कर दी ये ऊंचा वो नीचा? ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक कला रूपों में तो मुझे तो तत्काल अगर मैं उस स्थिति में आता हूं तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि मैं क्लासिकल आर्ट का मैं कहता हूं कि अवार्ड खत्म कर दूं, नहीं, लोक कलाओं का और बढ़ा दीजिए, उनकी प्रतिनिधित्व और जनसंख्या के आधार पर इस देश में कम से कम 500 सम्मान दिए जाने चाहिए लोक कलाओं के क्षेत्र में। अगर आप मानते हैं कि 100 सम्मान दिया जाता है क्लासिकल आर्ट के क्षेत्र में। कई शहर है जहां प्रेक्षागृह नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं जी। कला का विकास तो बाद में होता है। अरे एक स्पेस तो आप उसको दिए होते शहर में। हाँ, एक मंच जरूरी, एक मंच दिए होते। गाजियाबाद में जाइए जी, दिल्ली में जाइए 50,000 1 लाख एक शिफ्ट के ऑडिटोरियम का किराया है। हाँ। तो ये कौन सा कला प्रमोशन कर रहे हैं आप? सरकार के पैसे और समाज के पैसे से आपने प्रेक्षागृह बना लिया। तो हम ये भी चाहेंगे कि देश के वो कस्बा से लेकर के और सभी जगह ये जो पंचायत भवन बना रहे हैं हर जगह, और उस पंचायत भवन की दुर्दशा आप जाकर के देख लीजिए। आप लोग हैं काम करने वाले हैं मीडिया में, सब ऐसे ही डम पड़ा हुआ बकरियां घूम रही है वहाँ। अब वही अगर एक छोटा प्रेक्षागृह बना देते, सभागृह बना देते, गांव के घर लोगों की शादी विवाह का भी आयोजन होता, सामाजिक समारोह भी होता और कलाकार भी जाकर के अपना प्रदर्शन वहाँ करते। और ये प्रसार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर डायरेक्ट उसको। आधे शहर में नाटक और इसलिए नहीं होते हैं कि वहाँ कोई ऑडिटोरियम नहीं है। तो सर बहुत अच्छी आपने हमें बात बताई है और हमारे दर्शकगण भी बड़ी एकाग्रता के साथ उसको सुनते हैं, कमेंट्स में हमें बताते हैं, अपने सुझाव भी देते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जैसा आपने बोला कि यदि कभी पुनः उस तरह का कोई मौका या कोई विकल्प आता है तो हमें भी उम्मीद है कि आप इस तरह का प्रयास हम कलाकारों के लिए, सभी कलाकारों के लिए, चाहे वो लोक कला हो या फिर शास्त्रीय परंपरा हो, सभी के लिए आप एक समान रूप से करेंगे। और ऐसी शुभकामनाएं इंडिया टॉक के परिवार की ओर से सदैव है और आपका आशीर्वाद भी इंडिया टॉक के सभी साथियों को, पवन शर्मा सर को, रोहित धीमान जी को, सुमित कश्यप जी को, हिमांशु धीमान जी को, सबको चाहिएगा। तो हमारे साथ आज इस साझा मंच पर थे प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती सर, जो विभागाध्यक्ष भी हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में, पूर्व सांस्कृतिक राजनयिक रहे हैं फिजी कंट्री में भारत सरकार की ओर से। और तमाम आप विकिपीडिया, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उनके बारे में जाकर सर्च कर सकते हैं और अपना एक सहभागी बन सकते हैं उनके द्वारा चलाए गए अनेक मिशन में। फिर चाहे वह नदी मित्र हो या उन्होंने गंगा संस्कृति यात्रा उन्होंने निकाली, जहां 3000 से अधिक नदियों की यात्रा उन्होंने की और कई पुस्तकें सर की प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसका मैं पर्सनली आप सबको रिकमेंडेशन देता हूं कि आप जाएं, उनका अध्ययन करें, अपने व्यक्तित्व का विकास करें और समाज में जो परंपराएं हैं उनका संरक्षण और प्रसार करने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।